पेपर एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ के स्टेट बोर्ड में यानी बिहार बोर्ड में आप लोगों को ये 4 सब्जेक्ट में से 3 कंपलसरी है और 1 ऑप्शनल है। ठीक है, अगर मेहनत करना चाहते हो तो चारों लेके पढ़ो, क्योंकि जो 4th पेपर है उसका भी अपना इंपॉर्टेंस है। हमने क्या बताया, पहला पेपर जो आप लोग का अकाउंटेंसी है, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, हिसाब किताब रखना, बिजनेस के हिसाब किताब को कैसे रखते हैं। ठीक है, और उससे प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन कैसे जानते हैं, ये मोटे मोटे तौर पे ये सीखेंगे। ठीक है, दूसरा जो सब्जेक्ट है ना बिजनेस स्टडीज, इस पेपर में आप सीखोगे कितने तरह का बिजनेस है, कौन कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, बिजनेस फॉर्म कितने होते हैं। बिजनेस फॉर्म मतलब अब कोई पर्सन सिंगल पर्सन का बिजनेस होता है। अच्छा, वो उसकी वजह से आवाज नहीं आ रहा ना, अब आ रहा है। तो सिंगल पर्सन का बिजनेस होता है, 2 लोग मिलकर बिजनेस करते हैं जिसको पार्टनरशिप कहते हैं हम लोग। बहुत सारा फैमिली बिजनेस होता है जो जनरेशन बाय जनरेशन कैरी ऑन होता है, जिसको हम कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। फिर बहुत सारे लोग कंपनी फॉर्म करते हैं, कंपनी 2 तरह का होता है, प्राइवेट और पब्लिक, है ना। तो इस तरीके से जितने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है आप उसके बारे में पढ़ोगे। उसके बाद ये पढ़ोगे कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा कहाँ कहाँ से अरेंज किया जा सकता है, कौन कौन सा सोर्स ऑफ फंड है। ठीक है, उसके अलावा आप इसमें पढ़ोगे कि कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, यानी कंज्यूमर का प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या लॉ गवर्नमेंट ने पास किया हुआ है। यानी बिजनेस से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे ना वो आपको यहाँ पे बता दिए जाएंगे। 12th में आप जाओगे तो बिजनेस स्टडीज इन रिलेशन विद मैनेजमेंट पढ़ोगे। बिजनेस स्टडीज किससे, मैनेजमेंट से रिलेटेड, यानी जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस को मैनेज भी करना पड़ेगा। कैसे मैनेज किया जाएगा उस बिजनेस को, आप अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करेंगे, मैनेज करने के लिए आपको किन किन फंक्शंस, कौन कौन से फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट में, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक मैनेजर का एज ए मैनेजर क्या क्या काम हो सकता है आपको मालूम होगा, तब ना आप वो काम कर पाएंगे। ठीक है, आज की डेट में मैनेजमेंट करने के लिए भी अच्छा खासा नॉलेज, मैनेजर बनने के लिए अच्छा खासा नॉलेज हासिल करना पड़ता है। पहले क्या था, पहले ये सब चीजें नहीं थी। आज बहुत हद तक काफी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना कॉम्प्लेक्स हो गया है। कंपनीज उठा करके देखो, बड़ी बड़ी कंपनियां, उसका स्ट्रक्चर छोटा मोटा नहीं रहा है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो गया है। तो उसको मैनेज करना भी डिफिकल्ट है पहले के कंपेरिजन में। 4 लोग हैं तो 4 लोगों को मैनेज करना आसान है, लेकिन 1000 लोग हैं, 1000 लोगों को मैनेज करना आसान है क्या, नहीं। और 1000 से भी ज्यादा बहुत सारे कंपनियां में लोग होते हैं, काम कर रहे होते हैं। किसी किसी कंपनी में लाखों लाख इंप्लॉइज होते हैं और वो कंपनी मैनेज हो रही होती है, कैसे मैनेज किया जाता है। तो ये 12th में आप बिजनेस स्टडीज में ये भी सीखेंगे, यानी मैनेजमेंट का इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स, बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सीखेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सीखेंगे। ठीक है, और बिजनेस फाइनेंस वहां भी 12th में भी आप सीखोगे। तो बिजनेस स्टडीज की बात होगी। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में बेसिकली ये सीखने को मिलता है कि डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, डिसीजन कैसे लिया जाना चाहिए। कोई चीज हम खरीद रहे हैं तो कैसे डिसीजन लें, हम एक कार खरीदने जा रहे हैं, कौन सा कार मेरे लिए बेटर है, कैसे हम चॉइस करेंगे, क्या तरीका होगा डिसीजन लेने का, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं इन पॉइंट्स को डिसाइड करने के लिए, वो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, और भी एक कंज्यूमर अपना डिसीजन कैसे लेता है, प्रोड्यूसर डिसीजन कैसे लेते हैं, बिजनेसेस डिसीजन कैसे लेते हैं, गवर्नमेंट कैसे डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट का बजट क्या है, गवर्नमेंट बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंकिंग सिस्टम फंक्शन कैसे करता है, ये जो मार्केट में जो मनी सर्कुलेट हो रहा है इससे रिलेटेड कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट जब बजट लेकर के आती है तो उससे रिलेटेड कौन कौन सी पॉलिसीज है, ये सब का सब आपके इकोनॉमिक्स के पार्ट है। इकोनॉमिक्स में आप इसे पढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और चौथा आ गया एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्टार्ट किया जाता है, कैसे स्टैब्लिश किया जाता है, उसके बारे में बताता है। एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले का वर्क, एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करना, फिर उसको चलाना, सक्सेसफुली रन करना और उसको बड़े इंटरप्राइजेस में कन्वर्ट करना, नेम और फेम जनरेट करना, ये सब कैसे किया जाता है। दिस इज व्हाट यू लर्न इन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये चारों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो ये बिहार स्टेट बोर्ड में तो अभी चेंजेस नहीं हुआ है, स्टेट बोर्ड में एज इट इज है, यानी अगले साल भी 11th में आप है, अगले साल 12th में है, तो अभी यही पेपर्स आपके होंगे। और सीबीएसई में इस ईयर से इम्प्लीमेंट ये हो रहा है कि इंटरमीडिएट रह जाएगा वहाँ, मतलब 11th 12th में स्टूडेंट्स अपनी मर्जी का सब्जेक्ट चूज कर सके जो उन्हें अच्छा लगता।
ठीक है, ये फ्रीडम उन्हें मिल रहा है। जो सीबीएसई के स्टूडेंट है, जो 10 तक सीबीएसई से किए, 11th भी उनको स्कूल से ही करना पड़ेगा, 12th भी स्कूल ही से करना पड़ेगा। अब क्या ना, पहले सीबीएसई में था 10 के बाद बच्चे निकल जाते थे, बोर्ड एग्जाम हो गया उसके बाद वो स्टेट बोर्ड से भी कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हाँ बोलो, पहुंच गए, बोल रहे। तो ये 4 पेपर लिख लिए, इसके इसके बारे में इसमें ब्रीफली आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या सीखेंगे अगर हम इन सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। तो हर एक चीज का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट हो तो ये माइंड में रहना चाहिए कि कोई सब्जेक्ट अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं। हो गया ना? चले, अभी हमने आपको बताया था ये जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, इसमें हम क्या सीखेंगे, हिसाब किताब कैसे रखते हैं। सीधे सीधे भाषा में कहते हो हिसाब किताब कैसे रखेंगे बिजनेस का। कल को आप किस कहीं काम करने गए और आपसे पूछा गया कि क्या कर सकते हो, तो आप कह सकते हैं कि हम बिजनेस का हिसाब किताब कर सकते हैं, अकाउंट्स का जॉब कर सकते हैं, आई कैन परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ अकाउंटेंसी। हाँ, वहाँ लैपटॉप रखा होगा ना टेबल पे, नीचे दे दो जीरो लगाया, लैपटॉप होगा उसके साथ एक और ये होगा, स्टैंड होगा, रूम नहीं होगा। ठीक है, सब्जेक्ट नोट कर लिया आपने, सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया क्या क्या करना है। अब आइए जो कॉमन टर्म हेडिंग बनाइए, लिखिए कॉमन टर्म्स यूज्ड इन अकाउंटिंग, कॉमन टर्म्स यूज्ड इन अकाउंटिंग। इंग्लिश के वर्ड में अगर कहीं पे दिक्कत होगा तो जरूर से पूछ लिया कीजिए। ठीक है, वैसे हम चाहें तो हर वर्ड का हिंदी और पूरा प्योर हिंदी में पढ़ा करके आप लोगों को निकाल सकते हैं, लेकिन हमको पता है कि इससे आप बहुत लोअर लेवल पे रह जाइएगा काम करने के लिए। ठीक है, अभी टाइम है सीखने का, अभी जो टाइम है ना वो सीखने का, अपने आप पे मेहनत करने का, अभी किसी चीज से भागने का नहीं है। अगर हम इंग्लिश नहीं पढ़ा है 10th तक और हमको पता है कि इसका इंपॉर्टेंस है आगे आने वाले ईयर में, तो हमको क्या करना चाहिए, इस सब्जेक्ट पे मेहनत करना चाहिए, उसको अच्छा करना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट बहुत मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपने अगर सोच लिया कि हमको ये सब्जेक्ट अच्छा करना है, बस इतना आपको आपके माइंड में लाना है। पहले क्या ला रहे हैं, ये बहुत डिफिकल्ट है, ये होगा नहीं हमसे, फिर इंग्लिश पढ़ना है, ये भी करना है, ये जैसे ही ये नेगेटिव थॉट आएगा ना आप नहीं कर पाओगे। आपको ये सोचना है ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अच्छा इंपॉर्टेंट है, ठीक है हमको इसको अच्छा करना है, बस दैट्स इट। आप अपने ब्रेन को जैसे प्रिपेयर करोगे वैसे करेंगे, है ना। रात में सोते वक्त सोच लेते हैं कि कल संडे है 10 बजे तक सोएंगे, सो लेते हैं। हाँ, मंडे को सोचते हैं कि सुबह 7 बजे उठना है, उठ जाते हैं। जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे प्रोग्राम कर रहे हैं, वैसे फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। लोग एक्सक्यूज डालना शुरू करते हैं कि सर ये बहुत भारी है, हमसे नहीं होगा। आपने अपने ब्रेन को ऐसे बता दिया है कि आपसे नहीं होगा, तो ब्रेन बोल रहा है तुमसे नहीं होगा। माइंड को बोलो कि हमसे क्यों नहीं होगा, सिर्फ ये क्यों लगा दो, फिर देखो कैसे फंक्शन करता है, वही माइंड आपका अच्छे से वर्क करेगा। हाँ, थोड़ा डिफिकल्टीज है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। अब किसने शुरू से ही मेहनत किया किसी पेपर पे, स्टार्ट से ही उस सब्जेक्ट को उसने अच्छे से किया है, तो जाहिर सी बात है ना वो अच्छा परफॉर्म करेगा। और आपने उतने टाइम तक उसमें टाइम पास किया है, तो आपको अभी से मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो बहुत कंटिन्यूअसली मेहनत करके आगे निकल गया है और आप बहुत पीछे रह गए हो, तो किसी भी कोर्सेज में या किसी भी फील्ड में आप नहीं कर सकते हो अच्छा, ऐसा नहीं। अगर आपने अभी से भी सोच लिया, 11th से भी सोच लिया कि हमको अच्छा करना है वो पेपर, बस मेहनत करना है, दैट्स और कुछ नहीं करना। आपका अपना डेडिकेटेड टाइम होना चाहिए स्टडी का, उसके हिसाब से आपको मेहनत करना। ठीक है, तो अगर कोई भी वर्ड यहाँ पर आए और उसका मीनिंग ना पता हो तो पूछ लिया करें। ठीक है, डरना नहीं है या फिर प्रेशर लेने का जरूरत नहीं है। और माइंड का एक खास बात तो यही है ना कि अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आपको इंडिकेट करता है इसका मीनिंग क्या है, आता है ना सवाल ये माइंड, अभी एक टर्म क्या आ गया। तो जैसे ही इस तरह का कोई पॉइंट आया ना तो हैंड रेस करके पूछ लेना। ठीक है, तो कॉमन टर्म्स यूज इन अकाउंटिंग में सबसे पहला आप पॉइंट लिख लीजिए कैपिटल के बारे में, या फिर अगर ये हेडिंग में ये लिखना है तो इसको लिख लीजिए उसको स्टार्ट करने से पहले। मिला? नहीं, चार्जर कहाँ ले?
हेलो, चार्जर ले क्या? चार्जर हमको तो यार अगर आया भी होगा तो मेरे बैग में रखा था क्या? हाँ हेलो, कहाँ दिए तुम चार्जर? बैग में होगा तुम्हारे साथ, चार्जर निकाले नहीं? देखिए पॉइंट, क्या मतलब है इसका? कि अकाउंटेंसी जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये बिजनेस का लैंग्वेज कहा जाता है। बिजनेस का लैंग्वेज है, मतलब दो बिजनेसमैन अगर आपस में कुछ बात करेगा ना तो अकाउंट्स के लैंग्वेज में ही बात करते हैं। आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, तो आप अच्छा खराब की बात भी आप बोलते हैं कि इतना रुपए का नुकसान हो गया, इतना रुपए का फायदा है, अभी नया प्रोजेक्ट मिला है इतना रुपए का, बोलते हैं ना, एक्सप्लेन करते हैं ना, अमाउंट में एक्सप्लेन करते हैं, प्रॉफिट के टर्म में, लॉस के टर्म में, इन्वेस्टमेंट के टर्म में। ठीक है, तो ये क्या है, ये अकाउंट्स है असल में बिजनेस का लैंग्वेज। ठीक है, और ये हमने इसमें ऐड करा है कि अगर लैंग्वेज है तो जाहिर सी बात है उस लैंग्वेज में उसके अपने टर्म्स होते हैं जो यूज होते हैं। तो अकाउंट्स में भी कुछ ऐसा टर्म है जो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, कॉमन टर्म्स बहुत सारे हैं। बुक आप उठाइएगा ना तो आपको सबसे इंट्रोडक्शन पॉइंट में पहले वाले चैप्टर में बहुत सारे टर्म मिलेंगे। यहाँ पर हमने लगभग 14-15 टर्म्स को यूज किया है। कितने टर्म्स? 14 से 15, जिसमें सबसे पहला टर्म है कैपिटल। कैपिटल जिसको हिंदी में कहते हैं पूंजी। नोट कर लिए? क्या लिखा हुआ है इसके आगे? इन्वेस्टमेंट मेड बाय ओनर इन हिज बिजनेस। इसका मतलब बिजनेस के मालिक ने जो पैसा बिजनेस में लगाया बिजनेस करने के लिए, ये क्या कहलाएगा? कैपिटल। आम बोलचाल की भाषा में लोग बोलते हैं ना कि 5 लाख रुपया पूंजी चाहिए बिजनेस शुरू करना है, 8 लाख रुपया पूंजी चाहिए बिजनेस शुरू करना है, बोलते हैं ना आपके रिलेटिव्स वगैरह। कभी सुने होगे ऐसा वर्ड? और अगर नहीं सुने तो आने वाले टाइम में सुनोगे, कोई ना कोई इस बात को इस तरीके से कह रहा होगा कि नया बिजनेस करना है, इतना रुपया पैसा चाहिए। मतलब वो किस चीज की बात कर रहा है? कैपिटल की बात कर रहा है। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अमाउंट चाहिए होता है, पैसा चाहिए, है ना? अब वो लगाएगा तो अगर ओनर अपना पैसा लगा रहा है तो ये कैपिटल है। ठीक है, इसलिए इसलिए ध्यान देके लिख लेना, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ओनर इन हिज बिजनेस। क्लियर है? सेकंड नंबर में ये नोट हो गया? हो गया सेकंड टर्म। देखिए, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स के बारे में और बिल्स रिसीवेबल के बारे में, ये जो इंग्लिश में टर्म लिखा हुआ है ना, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम आपको आम
दिनों में जो लेन देन होते हैं ना उसके हिसाब से जो बताएंगे उसको ध्यान में रखना, कभी नहीं भूलो, ठीक है। डेटर्स किसको कहेंगे? तो देखो बिजनेस है तो बिजनेस में लेन देन होगा, लेन देन कैश में भी होगा, लेन देन उधार में भी होगा, आया ना। अगर हम यहाँ पे जो लेन देन की बात करें वो है सेल्स, सेल्स करेंगे, सेल्स कैश में भी करेंगे और सेल्स क्रेडिट में भी करेंगे। यानी जो कस्टमर हमसे क्रेडिट में लेके गया ना उस कस्टमर को हम क्या बोलेंगे? डेटर। क्लियर है? वो पर्सन जो उधार लेके गया बिजनेस से वो बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? क्लियर है? अच्छा, कुछ डेटर ऐसे होते हैं जो डाउटफुल होते हैं, जो ज्यादा कई बार डिफॉल्ट कर चुके होते हैं। अब अगर वो उधार लेने के लिए आएंगे तो बिजनेस उसको नहीं देते, और अगर देते हैं तो उनसे रिटर्न में लिखाते हैं लीगल पेपर पे, ताकि अगर कल को पैसा ना दे तो उसके ऊपर केस किया जा सके, ठीक है। तो ये जो डेटर है ना जो रिटर्न में दे रहा है ना उसको हम क्या बोलेंगे? बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, इसके ऊपर एक अलग से चैप्टर भी है जो आप लोगों को क्लास 11th में पढ़ना है, ठीक है। और हम आपको एक पॉइंट और भी रिमाइंड करते चले जाएं, आपका 11th का 2 पेपर अकाउंट्स जो आप पढ़ रहे हैं और 11th का एक पेपर इकोनॉमिक्स, इन 2 पेपर को आप अच्छे से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों पेपर आपके सीए फाउंडेशन और भी जो एग्जाम्स है उसमें आते हैं रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो जिस लेवल का आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास में वो उस लेवल को ध्यान में रखते हुए, ताकि आप में से कुछ लोग अगर कल को प्रिपरेशन करने का सोचेंगे तो कर पाएंगे, ठीक है। और आप में से कुछ लोग ये मत सोचो कि हमसे नहीं होगा, हम बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको बता दें अभी रिसेंटली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बिहार बोर्ड से ही 12th पास करके अभी सीए बनी है ऑफिशियली, इसी है, गर्ल स्टूडेंट है, फार्मर की बेटी, ठीक है, विनेता नाम। एक और स्टूडेंट है उसका नाम है मीनू साक्षी, अभी वो इंटरमीडिएट में एक ग्रुप क्रॉस कर चुकी है, दूसरा ग्रुप में ऑलमोस्ट उसका क्लियर होने वाला है, यानी वो भी फाइनल में हो अभी उसका एक और ये सारे स्टूडेंट वैसे ही हैं, सिवाय इनके अंदर एक खास बात था वो था मेहनत कर। तो जो स्टूडेंट मेहनती होगा वो आगे निकल जाए, क्योंकि आप अपने मेहनत से अपने कमी को दूर कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ध्यान में रखना ये 2 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। और हम पहले भी कह चुके हैं कि आप ही के जनरल में जाओ या फिर आईबीपीएस हो गया, बैंकिंग हो गया, कोई भी कंपटीशन का तैयारी करो ना, ठीक है करो, लेकिन ये सब ग्रेजुएशन के बाद है ना। बीपीएससी में जाना है, यूपीएससी में जाना है, ग्रेजुएशन के बाद जाना है, बैंकिंग में जाना है, ग्रेजुएशन के बाद जाना है ना। अगर हम 12th के बाद से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं सीए का, तो अगर हमने अच्छे से कर लिया ना तो ग्रेजुएशन के समय में हम फाइनल में होंगे, सीए फाइनल में, सीए फाइनल का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मतलब वी विल बी 2 एग्जाम्स अवे ऑफ बिकमिंग अ सी चार्टर्ड अकाउंटेंट। और जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, जिस एक्सट्रीम में आप आए हैं कॉमर्स, इसका सबसे हाईएस्ट कोर्स है ये इंडिया में, सबसे हाईएस्ट। अगर आप फाइनलिस्ट नहीं भी हो पाए तो इंटरमीडिएट के बाद भी आपके पास इतना नॉलेज हो जाएगा, यू विल बी एबल टू बिकम अ सीनियर अकाउंटेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। सीनियर अकाउंटेंट के तौर पे आप तब भी काम कर सकते हैं। 25,000 30,000 के लिए कोई कमाना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो वही 25,000 वही 25,000 जिसके लिए सरकारी स्कूल में भाग दौड़ लगाता है। ये है कि दोनों साइड में कुछ ना कुछ इश्यूज है। सरकारी जॉब में थोड़ा सा फ्रीडम है, जॉब सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट हटाएंगे तो विवाद होगा, प्रोटेस्ट होगा। प्राइवेट सेक्टर में ये चीज नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में काम कीजिए रखा जाएगा, नहीं काम कीजिएगा हटा दिया जाएगा, फायर कर दिया जाएगा, है ना। वहां पे लेजी लोग पसंद नहीं है। तो दोनों का अपना एक ही है। प्राइवेट सेक्टर में इफिशिएंसी आता है, प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई प्रॉब्लम कोई चीज है तो वो है एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। होता ही है कि काम ज्यादा लिया जाता है, पेमेंट कम कंपेरेटिवली। हालांकि आपको कंपेयर करोगे ना तो लग रहा होगा कि ज्यादा पेमेंट मिलता है प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन इन एक्चुअल जितना काम लिया जाता है ना उसके हिसाब से उन्हें पेमेंट नहीं मिलता। हाँ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसमें भी अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली ये बात समझ लीजिए कि किसी भी फील्ड में जाने के बाद आपको वर्क करना है। हाईएस्ट लेवल ऑफ कोर्स जो कॉमर्स में मिलता है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो क्यों ना 12th के बाद से आप प्रिपेयर करो। और उसमें खास बात क्या है, जैसे आप एग्जाम देते आए 50% लाए पास कर गए, यहाँ पे भी वही बात है,
50% लाना है, 50% स्कोर करना है, आप पास हो जाएंगे हर एग्जाम में 50%। सिलेबस आपको पता होगा, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आपको मालूम होंगे, जहां आप पढ़ेंगे वहां पे आपको बताया जाएगा किस किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जाएंगे। करना क्या है, आपको डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करनी, बस समझ आ रहा है। तो इन सब कोर्सेज की तरफ जाओ। इन सब कोर्सेज की तरफ जाने का फायदा ये होगा कि कम से कम आप ग्रेजुएशन तक, आपका अगर इंटरमीडिएट भी निकल गया, इंटरमीडिएट तो निकलना ही है अगर अच्छे से पढ़ लो, ठीक। अब बहुत ऐसे स्टूडेंट है बिल्कुल उनका मन ही नहीं लगता कॉमर्स में, तो उनसे तो होगा नहीं। जिस सब्जेक्ट जिनको उससे दूर दूर का वास्ता नहीं है, जैसे बस मजबूरी में ले लिया, घर वाले बोलते हैं कि बस पढ़ना है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको बस फोर्स करके पढ़ाया जा रहा है, बस किसी हाल से आप ग्रेजुएशन का डिग्री ले लो। डिग्री लेने के पीछे भी हमारे देश में लोग बहुत भागते हैं, पर डिग्री आ जाए किसी तरीके से, ग्रेजुएट कहलाए। और इसलिए न्यूज में आता रहता है कि 80% ऑफ द ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड। अच्छे से जो पढ़ेगा वो अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, ये बात तो फैक्ट है। जिसने अच्छे से अपने स्टडी को करा है वो बेरोजगार नहीं रहेगा, मस्ट बी डूइंग समथिंग। ये डेटर्स ऑफ बिल्स रिसीवेबल समझ में आ गया। ध्यान याद क्या रखना है पॉइंट, कस्टमर जो बिजनेस से ले गया उधार, कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस से कुछ उधार लेके गया है, बिजनेस के लिए वो क्या कहलाएगा, डेटर। और जिसने रिटर्न में दिया है वो क्या कहलाएगा, बिल्स रिसीवेबल। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो। हो गया। क्रेडिटर्स नोट कर लिए, बिल्स पेबल नोट कर लिए। डेटर्स का अपोजिट है। डेटर्स किसे कह रहे हैं, जो उधार ले गया, बिजनेस से जो भी उधार लेके गया है वो डेटर्स है। तो बिजनेस को जिसने उधार दिया वो कौन होगा, बिजनेस को जिसने उधार दिया कौन होगा, वो क्रेडिटर्स होगा, है ना। यानी बिजनेस ने जहां जहां से उधार लिया है, जिन जिन से भी उधार लिया है, वो सब बिजनेस के लिए क्या कहलाएंगे, क्रेडिटर्स। अब दोनों टर्म याद नहीं रखना, डेटर्स भी याद रखे हुए क्रेडिटर्स भी याद रखे तो कंफ्यूजन होगा। कभी डेटर्स को क्रेडिटर्स, कभी क्रेडिटर्स को डेटर्स समझो। इसलिए एक टर्म याद रहेगा, दूसरा याद रहेगा, एक को याद रखना है, दूसरा याद रह जाएगा, ठीक है। तो क्रेडिटर्स के बारे में ये पॉइंट लिख लीजिए, द पर्सन टू होम बिजनेसेस ओज सम अमाउंट। और सबसे आसान शब्दों में जो बोला जा रहा है वो भी नोट कर सकते हो। अल्टीमेट पॉइंट है कि जो इन्फॉर्मेशन आप तक है उस पॉइंट के रिगार्डिंग वो याद होना चाहिए। कोई पूछे तो एक्सप्लेन करो, ठीक है। एंड दैट एक्सप्लेनेशन वो आसानी से जो जिस लैंग्वेज में आपको आता है उस लैंग्वेज में, ठीक है। क्रेडिटर्स लिखिए, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कौन होगा, जिसने उधार तो दिया है लेकिन लिखित में लिया है, लीगल पेपर पे, ठीक है। तो वो कौन हो गया अपने लिए, बिल्स पेबल।
नोट कर लिए, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। एसेट्स। एसेट्स। नोट कर लिए। कल फ्राइडे है ना, फ्राइडे सैटरडे को हम यहाँ नहीं रहेंगे, आउट ऑफ टाउन में रहेंगे, रांची जा रहे हैं, कुछ काम है, तो मंडे से क्लास होगा। ठीक है, कल और परसों ऑफ है। लिखिए, नोट कर लिए। डेफिनेशन क्या है, एसेट्स किसे कहेंगे, कोई भी चीज जिसका वैल्यू हो, किसी पर्सन के पास है या ऑर्गेनाइजेशन के पास, कोई भी वैल्यूएबल चीज क्या कहलाएगा, एसेट कहलाएगा। वैल्यूएबल समझ रहे, बेचेंगे तो पैसे आएगा। ठीक है, किसी के पास जमीन है, बेचेगा तो पैसा आएगा। किसी के पास गोल्ड है, सेल करेगा तो पैसा आएगा, है ना। तो कोई भी वैल्यूएबल चीज जिसको सेल करने पे, जो किसी इंडिविजुअल के पास हो या बिजनेस के पास हो, है ना, और वैल्यू है, तो जाहिर सी बात है अगर इसे सेल किया जाएगा तो पैसे आएंगे। इसे क्या कहेंगे हम, एसेट्स कहेंगे।
चार यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, टैंजिबल, इनटैंजिबल, टैंजिबल, इनटैंजिबल। जो दिखाई दे टैंजिबल, ना दिखाई दे इनटैंजिबल। क्लियर है? दिखाई देने के लिए जो टर्म यहाँ पे इंग्लिश में यूज हुआ है वो है फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है, यानी वो संपत्ति जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, यानी जो फिजिकली मौजूद हो, जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सिर्फ फील करने की बात नहीं है। इनटैंजिबल, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन उसको हम फील कर सकते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं इनटैंजिबल एसेट्स। जैसे फर्नीचर दिख रहा है ना, टैंजिबल एसेट्स का एग्जांपल हो गया। गुडविल दिखता है क्या? लेकिन ये भी एक संपत्ति है। इसकी वजह से आपके बिजनेस का वैल्यू, इस एसेट्स की वजह से आपका बिजनेस ग्रो कर रहा होता है। और जब आप बिजनेस सेल करेंगे तो जितना आपका प्रॉपर्टी होगा उससे ज्यादा पैसा मिलेगा। वो एक्स्ट्रा किस लिए मिला? गुडविल। ठीक है, तो गुडविल कैसा एसेट है? जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तीसरा आपको बताया गया होगा फिक्स्ड एसेट्स, वो संपत्ति जो बिजनेस लंबे समय तक यूज करेगा। कोई बिजनेस का नाम बताओ, कोई बिजनेस। सपोज करो तुमको कोई बिजनेस करना है, किस चीज का बिजनेस करो? तो बोलो, अगर हमको बिजनेस करना रहा तो किस किस चीज का बिजनेस करो? चूज करो, इतने सारे बिजनेसेस हैं। अभी रिसेंटली कौन फेस्टिवल आया? रिसेंट में अभी आपके कौन फेस्टिवल गुजरे? रामनवमी। हाँ, मार्केटिंग किए थे उसमें? नहीं, उससे पहले दुर्गा पूजा, उसमें मार्केटिंग किए थे? हाँ या ना? दिवाली? हाँ, कौन सा फेस्टिवल बोले? अच्छा, अच्छा वेडिंग। अच्छा, वेडिंग सीजन अभी चल रहा है, वेडिंग सीजन के लिए मार्केटिंग हुआ है? हाँ, कपड़े दुकान गए हो? कपड़ा शॉप गए हो? क्लोथ, रेडीमेड क्लोथ शॉप गए? कभी तो गए हो। हम अभी कहाँ, कभी थोड़ी पूछे कि कल गए परसों गए, हमने पूछे गए हो या नहीं, हाँ या ना? है ना? तो उस शॉप में क्या क्या नजर आता है? पूरा शॉप का स्ट्रक्चर बताओ, क्या क्या रहता है? बस गए तो सिर्फ कपड़े पे ध्यान है, उसके अलावा भी तो चीजें होंगी माँ। बताओ क्या क्या होता है? फर्नीचर बना हुआ होता है ना? शोकेस बना हुआ होता है, डमीज लगे हुए होते हैं, है ना? ये भी तो वैल्यूएबल चीज है ना? क्या वो बिजनेस रेडीमेड क्लोथ्स वाला जो ओनर है, क्या उसको बेच रहा है? फर्नीचर को बेच रहा है क्या? शोकेस को बेच रहा है? डमी को बेच रहा है? नहीं ना? लेकिन पैसा उसमें लगा कि नहीं, हाँ या नहीं? पैसा लगा ना? तो ये कैसा एसेट है? फिक्स्ड एसेट। यानी ऑर्गेनाइजेशन ने खरीदा तो है, लेकिन ये लंबे समय तक यूज करेंगे, तुरंत नहीं बेच देंगे। ठीक है, लेकिन जो कपड़ा आप खरीदने गए, वो कपड़ा क्लोथ, वो कैसा एसेट है? करंट एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स लंबे समय तक यूज होगा, करंट एसेट्स रोटेट होता रहेगा, आएगा, सेल हुआ, फिर खरीद के लाए, फिर बेचे, फिर खरीद के लाए, फिर बेचे, ऐसा चलता रहेगा। खरीद के लाए, बेचे, कभी कैश में बिकेगा, कभी उधार बिकेगा, जिसको उधार दिया फिर उससे पैसा वसूलोगे, फिर खरीद के लाओगे, फिर इस तरीके से चलता रहेगा। क्लियर है? यानी करंट एसेट्स में पैसे आपके रोटेशन में रहते हैं। करंट का मतलब ही होता है, करंट क्या है? फिक्स जगह पे रहता है, रोटेट करता है, रोटेट करता है ना, तो इसलिए वो टर्म यूज हुआ है करंट एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होगा, करंट एसेट जिसको हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर लें। बिजनेस का नॉर्मल ड्यूरेशन कितने साल का माना जाता है? 1 साल। 1 साल में हम जो कैश में जिन चीजों को कन्वर्ट कर सकेंगे वो करंट एसेट्स में काउंट करें। आगे चलिए, नेक्स्ट टर्म है लाइबिलिटीज। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? और एसेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? संपत्ति।
लाइबिलिटीज यानी कर्ज, किसी से कर्ज लिया है मतलब लौटाना पड़ेगा, तो बिजनेस करने के लिए भी कर्ज लेते हैं, है ना। कोई खर्च बाकी रह गया तो कर्ज बन जाता है ना, या अगर लोन ले लिया है कर्ज बन गया बिजनेस में, है ना। तो कर्ज मतलब पैसे तो आए हैं लेकिन इसको लौटाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म, इसका डेफिनेशन कर्ज के बारे में, एनीथिंग दैट इज ओड बाय द बिजनेसेस, कोई भी चीज जो बिजनेस के ऊपर, जो जिसको बिजनेस ने अपने ऊपर ओन कर रखा है, मतलब वो उसके ऊपर कर्ज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको रिपे करना है। डैश देकर लिख सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज टू बी रिपेड, लिख सकते हो, ठीक है, लिख लो अगर लिखना है। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल डेट दैट इज टू बी रिपेड, उसे हम कहेंगे कर्ज। फाइनेंशियल डेट दैट इज टू बी रिपेड, इसे कहा जाएगा कर्ज। हो गया। नेक्स्ट टर्म, एक्सपेंसेस, हिंदी में कहेंगे खर्च। एक्सपेंस, एक्सपेंस किसे कहेंगे, खर्च। खर्च किसको कहते हैं, पेमेंट मेड, पेमेंट मेड फॉर गेटिंग एनी बेनिफिट और सर्विस, दैट विल नॉट बी रिफंडेड, दैट विल नॉट बी रिफंडेड। पेमेंट मेड फॉर गेटिंग एनी बेनिफिट और सर्विसेज, कोई सर्विसेज आपने इस्तेमाल किया है या कोई बेनिफिट आपको मिला है, उसके लिए आपने पैसे दिए, तो वो आपका खर्च हो गया। इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल किया है, एक सर्विस मिला आपने को, सही है, तो उसका जो बिल आएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये क्या है, खर्च है। एक सर्विस जो इस्तेमाल किया ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बदले एक पेमेंट, जो पेड कर दिया है तब भी, नहीं किया है तब भी, वो खर्च ही है। पेड कर दिए तो कैश चला गया, पेड नहीं किए तो उस खर्च के आगे आउटस्टैंडिंग लगा देना है, ठीक है। ये तो हो गया खर्च के बारे में। उसी तरीके से लॉस यानी हानि, नुकसान तो समझते ही हो, डिफाइन करने का जरूरत है। चोरी हो गया, आग लग गया, इन सब वजह से जो नुकसान होता है बिजनेसेस को। हो गया। नेक्स्ट, इनकम, खर्च का अपोजिट इनकम।
नेक्स्ट, गेन, फायदा। अच्छा, इनकम और गेन में इनकम रेगुलर होगा, गेन कभी कभी होगा। ठीक है, इनकम रेगुलर होगा, गेन कभी कभी होगा। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने रेडीमेड क्लॉथ शॉप का एग्जांपल लिया, राइट। रेडीमेड क्लॉथ शॉप, सही है। अब इस शॉप में पता चल रहा है कि जो स्टॉक है इनका, जो कपड़े का स्टॉक है, ये इसको सेल करेंगे तो इससे क्या होगा, इनकम आएगा। ठीक है, अब इसी रेडीमेड क्लोथ शॉप के ओनर ने बिजनेस के लिए एक डिलीवरी वैन खरीद रखा है। क्या खरीद रखा है, डिलीवरी वैन। सेकेंड हैंड डिलीवरी वैन खरीदा था 1 लाख में। कितने में खरीदा था, और फिर इस डिलीवरी वैन को सेल कर दिया। सेल किया कितने में, 1.2 लाख में। तो 20,000 का क्या हो गया, फायदा हो। एक ही एग्जाम्पल में दो चीजें बेची गई ना, एक ही तरह के बिजनेस में दो अलग अलग चीजें बेची गई। एक वो जिस चीज का वो बिजनेस कर रहा है, तो उससे होने वाला अमाउंट इनकम कहलाएगा, क्योंकि रेगुलर होना है। और उस ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई संपत्ति है, उसको बेच के उसने मुनाफा कमाया, तो वो इनकम से ज्यादा उसको क्या कहेंगे हम लोग, गेन कहेंगे। ठीक है, क्योंकि गेन के बारे में खास बात क्या है कि वो इनरेगुलर हो, इनकम रेगुलर हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलो, स्टॉक और गुड्स। गुड्स आर एनीथिंग दैट आर परचेज्ड और एंड सोल्ड। कोई भी चीज ऑन रेगुलर बेसिस, कोई भी चीज जो रेगुलर बेसिस पे खरीदा और बेचा जाए उसे क्या बोलेंगे हम लोग, गुड्स बोलेंगे। ठीक है, कोई भी चीज जो रेगुलर बेसिस पे खरीदा या बेचा जाए उसे क्या कहा जाएगा, गुड्स का। अभी स्टॉक किसे कहेंगे, स्टॉक कहेंगे गुड्स का वो क्वांटिटी जो एक समय पे बिजनेसमैन के पास हो, अवेलेबल हो। इसको आप कह सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। अगर गुड्स अवेलेबल है तो वो स्टॉक में है, अवेलेबल नहीं है तो स्टॉक में नहीं। तो गुड्स, जिस चीज का बिजनेस किया जा रहा है वो गुड्स है। अब रेडीमेड क्लोथ शॉप के लिए रेडीमेड क्लोथ क्या है, गुड्स हुआ। ठीक है, अब स्टॉक समझिए क्या है। मान लीजिए आप एक शॉप पे गए और आपको एक ड्रेस पसंद आया और आपने उस समय नहीं लिया, आपने बोला कि इसको साइड करके रख दीजिए, 2 दिन बाद आके ले जाओ। तो बिजनेसमैन ने 2 दिन हटा के रखा, लेकिन 2 दिन बाद आप नहीं गए, तीसरे दिन उसने उसको बेच दिया। आप चौथे दिन वहां विजिट कर रहे हो, वो वाला कपड़ा जो साइड रखा है कि दे दीजिए, और लास्ट पीस हो, क्योंकि नॉर्मली हटा के कब रखवाते हैं, जब पता चलता है कि आखिरी पीस है। तो 2 दिन का टाइम लिया था, दूसरे दिन तीसरे दिन उसने बेच दिया। आप चौथे दिन गए, क्या बोलेगा वो, स्टॉक में नहीं, स्टॉक खत्म हो, है ना। यानी वो गुड्स का क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है। तो स्टॉक में है और नहीं है, किसके बारे में बात हो रहा है, गुड्स। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो गुड्स अवेलेबल होता है उसे हम कहते हैं स्टॉक। ठीक है, ओनर के पास एक पर्टिकुलर समय में जो भी अवेलेबल चीज, जो भी गुड्स अवेलेबल है उसे हम क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। तो स्टॉक क्या है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल एट ए पॉइंट ऑफ टाइम।
इतने सारे वर्ड्स आपको डेफिनेशन का वर्ड टू वर्ड याद ना भी रहे तो भी आपको इतना याद होना चाहिए। गुड्स, कोई पूछे गुड्स किसे कहते हैं तो आप सीधे कह देंगे बिजनेसमैन जिस चीज का बिजनेस करता है वो चीज उसके लिए गुड्स है। ठीक है, एक बिजनेसमैन जिस चीज का बिजनेस कर रहा है उसके लिए क्या है, गुड्स है। और एक समय पे जितना भी गुड्स अवेलेबल होगा उसे हम स्टॉक बोलेंगे। तो इतना सा पॉइंट, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट टर्म, ड्राइंग्स। ये जो वर्ड है ड्राइंग्स, ये किससे रिलेटेड है? ये भी टर्म रिलेटेड है ओनर से, बिजनेस के मालिक से। बिजनेस का मालिक जब पैसा लगाता है बिजनेस में तो वो कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, कैपिटल अकाउंट में। अगर वो बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाले तो उसको भी हम कैपिटल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर बिजनेसमैन ये चाहते हैं कि नहीं, हम जो पूंजी लगाए वो अलग लिखो और जो भी पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाले वो अलग, तो फिर ऐसे केस में जो अकाउंट ओपन होगा उसका नाम क्या होगा, ड्रॉइंग। ठीक है, तो ड्रॉइंग्स भी ओनर का ही अकाउंट है। इसमें क्या रिकॉर्ड हो रहा होगा, ओनर पर्सनल यूज के लिए जब कोई भी चीज या पैसे निकाल रहा है तो वो इस अकाउंट में रिकॉर्ड है। ठीक है, लिख लीजिए ड्रॉइंग के बारे में। ड्रॉइंग्स अकाउंट जो है, यह है एन अकाउंट यूज्ड टू रिकॉर्ड withdrawals made by owner for his or her personal use। हो गया। नेक्स्ट टर्म, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस यानी खर्च, आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यूज यानी बकाया। हिंदी में इसके लिए वर्ड यूज होता है अदत्त। कोई भी खर्च बाकी है उसके आगे आउटस्टैंडिंग लगा रहेगा, शॉर्ट में इसको O/S से लिखा जाता है। कहीं पे अगर ऐसे लिखा हुआ ना आउटस्टैंडिंग रेंट तो समझ जाइए किराया उतना बाकी है। लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000 मतलब 10,000 रुपये किराया बाकी है। क्लियर है? कोई भी खर्च बाकी रहेगा तो क्या बनेगा, खर्च बाकी रहेगा तो क्या बनेगा, कर्ज। कोई भी खर्च बाकी रहेगा तो कर्ज बना ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख लिए, आउटस्टैंडिंग के आगे डैश देकर के मेंशन कर लीजिएगा ड्यूज। हिंदी लिखना चाहिए तो हिंदी भी लिख लीजिए, अगर ड्यूज से समझ में आ जा रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है हिंदी भी लिख लीजिए, बकाया। अब इससे कड़ा टर्म है आदत। ठीक है, आदत के बारे में फिर सोचना पड़ेगा भाई आदत क्या है, इसलिए आसान भाषा में जो बोलचाल का भाषा यूज होता है ना उसको लिखो। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट टर्म, प्रीपेड एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब खर्च, प्रीपेड यानी पहले पेड कर दिया है। जैसे आपका मोबाइल रिचार्ज वो प्रीपेड रिचार्ज है, पहले आप पेड करते हो तब इस्तेमाल करते हो। जितने महीने का रिचार्ज किए, जितने दिन का रिचार्ज किए उतने दिन इस्तेमाल करते हो।
ठीक है। नेक्स्ट टर्म पेटेंट्स। समझो पेटेंट्स क्या है। पेटेंट्स किसी चीज के नो हाउ को कहते हैं जो किसी फर्म या किसी इंडिविजुअल के पास होगा, जिसका यूज आप बिना परमिशन के नहीं कर सकते, और जब आप इस्तेमाल करते हैं उस चीज को तो उसके लिए एक पेमेंट करना पड़ता है। उस पेमेंट को कहते हैं रॉयल्टी। क्या कहते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं। साउथ का एक रिसर्चर है, साउथ के एक रिसर्चर है, उन्होंने प्लास्टिक से, जो प्लास्टिक जो फेंकाता है ना कूड़ा कचरा में, उससे रोड बनाने की एक टेक्नोलॉजी डेवलप की, रोड कंस्ट्रक्शन की एक टेक्नोलॉजी। अगर इस टेक्नोलॉजी से रोड बनाया जाए तो वो 15 ईयर्स उसका लाइफ है। कितना साल लाइफ है? यानी 15 साल तक वो रोड टिकेगा। हम लोग जो रोड बनता है वो 1 से 2 साल में। और बताओ, ये वो टेक्नोलॉजी रोड कंस्ट्रक्शन का जो 15 साल तक चलेगा, और जिसके लिए रॉ मटेरियल में प्लास्टिक एक बड़ा कंपोनेंट है। अगर इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए तो रोड्स कैसे हो जाएंगे हर जगह। और उस रिसर्चर ने इंडिया के लिए ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, कोई चार्ज नहीं, यूज करिए। यानी इस टेक्निकल नॉलेज को आप यूज करिए। तो साइंटिस्ट का डेवलप किया हुआ है, लेकिन इंडिया में कोई इसको यूज कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। विदेश वाले यूज करेंगे इस टेक्नोलॉजी को तो पैसा लेगा, करोड़ों रुपए रॉयल्टी के फॉर्म। पेटेंट असल में है क्या? तो पेटेंट कह रहे हैं उस टेक्निकल नॉलेज को जो रजिस्टर्ड हुआ है किसी इंडिविजुअल या किसी बिजनेस के नाम, उसका नाम है पेटेंट। कोई भी चीज कैसे बनाई, एक नॉलेज है ना, इसको दिखा थोड़े सकते हैं। नॉलेज है, शेयर किया जा सकता है ना। उस नॉलेज के आधार पे कुछ बनाया जा सकता है ना। और ये ऐसा नॉलेज है, पेटेंट में वो नो हाउ आता है जिसको रजिस्टर किया गया। पेटेंट अगर ग्रांट कर दिया गया मतलब क्या है? ये रजिस्टर्ड किया गया हो सिक्योर्ड करने के लिए, ताकि दूसरा कोई उसको कॉपी ना कर ले। अभी बहुत सारी कंपनी के बारे में आपने सुना होगा कि कोविड का वैक्सीन उसने डेवलप कर लिया, है ना। तो दूसरे लोग भी को उस वैक्सीन को चेक करके नहीं पता लगा सकते थे क्या क्या इसमें यूज हुआ है, और फिर बना लेते वैसा। लेकिन ऐसा सेम टू सेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि किसी का वायलेशन हो जाएगा, पेटेंट का वायलेशन हो। जितना कमाओगे नहीं उससे ज्यादा देना पड़ जाएगा। क्लियर है? तो टेक्निकल नॉलेज जो रजिस्टर्ड कराते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन, उसको बोलते हैं पेटेंट। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखो, ये एक तरह का आईपीआर है। क्या है? आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जरूरी नहीं है कि सारा पॉइंट अभी आपको याद ही हो जाए, बट उसके बारे में जान लो, ताकि बाद में अगर अभी नहीं माइंड में, क्या कोई इशू नहीं है, बाद में जब ये टर्म आएगा तो वहां पर डिटेल से आएगा तो आप समझ जाओगे। चाहिए पॉइंट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं किसको? एक तरह का संपत्ति है, उस संपत्ति का अधिकार है। ये संपत्ति डेवलप कैसे किया गया है? इंटेलेक्ट से, बुद्धि से। किसी ने रिसर्च किया ना, दिमाग लगाया, ये चीज कैसे बन रहा है, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, और उसने उसे इसको डिस्कवर कर लिया, चाहिए इस तरीके से बनेगा। अब उस नॉलेज को उसने रजिस्टर्ड करा लिया, तो हुआ ना ये आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो पेटेंट भी एक तरह का क्या है? आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इट इज एन आईपीआर ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन। एक तरह का आईपीआर है जो किसी इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास। आईपीआर का फुल फॉर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्लियर है? बैंक ओवरड्राफ्ट, आज का लास्ट टर्म, बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके बारे में अगर कुछ शॉर्ट में लिखना है ना तो लिखो नेगेटिव बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस अगर आपका नेगेटिव में चला गया वो ओवरड्राफ्ट हो गया। हर बिजनेस का अकाउंट होता है बैंक से। आजकल तो ज्यादातर बिजनेस बैंक से ही जुड़ गया, उसके बिना बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है ना। छोटे से छोटे शॉपकीपर को भी बैंक अकाउंट का जरूरत पड़ गया है। आजकल लोग पेमेंट ले रहे हैं क्यूआर कोड से, है ना, ऑनलाइन ट्रांसफर। और ये ऑनलाइन ट्रांसफर बिना बैंक अकाउंट के पॉसिबल ही नहीं है। बैंक अकाउंट होगा तब आपका क्यूआर कोड जनरेट होगा, और क्यूआर कोड जब जनरेट होगा तभी आप पेमेंट ले पाओगे। तो छोटे से छोटे बिजनेसमैन के लिए भी आज के डेट में ये जरूरत हो गया, क्योंकि अब हर इंडिविजुअल कैश लेके नहीं चलता, लेकिन मोबाइल लेके सब लोग चलते, ठीक है ना। तो वहां पर पेमेंट करने के लिए क्या चाहिए?
QR कोड स्कैन किया, पेमेंट कर दिया। तो बिजनेसमैन के साथ क्या ना, बिजनेसमैन का बैंक अकाउंट होता है और वो बैंक अकाउंट करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में एक फैसिलिटी, जितना बार चाहे जितना बार निकालें। उसके अलावा एक और फैसिलिटी उन्हें ये मिलता है बिजनेसमैन को कि वो अपना बैलेंस एक सर्टेन लेवल तक नीचे भी, माइनस में भी ले जा सकते। तो अगर वो अपना बैलेंस माइनस में ले गए ना, तो जितना बैलेंस उनका माइनस में गया वो ओवरड्राफ्ट कहलाएंगे, यानी ये कर्ज है। मान लो बैंक ने आपको 1 लाख का ओडी लिमिट मिला है, यानी ओवरड्राफ्ट लिमिट कितना मिला है? 1 लाख, यानी आप बैंक अकाउंट से कितना रुपया एक्स्ट्रा निकाल सकते हो? जितना आपने जमा किया उससे 1 लाख ज्यादा निकाल सकते हो। तो आपने बैंक में 5 लाख जमा किया था, आपको 5.5 लाख का जरूरत पड़ा, आपने बैंक से पेड कर दिया, और बैंक से पेड भी हो जाएगा क्योंकि आपका नेगेटिव में कितना जा सकता है? 1 लाख तक जा सकता है। तो अभी तो 85,000 गया ना, 5 लाख तो आपके अकाउंट में पहले से था, वो भी पेड हो गया, और नेगेटिव में 50,000 चला गया। तो 50,000 का नेगेटिव बैलेंस क्या कहलाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। और ये बिजनेस के लिए क्या होगा? कर्ज। ऐसा थोड़ा है कि बैंक ने आपको दिया फैसिलिटी तो आप ये अपने पास रख लोगे, पैसा लौटाना पड़ेगा, यूज करने के लिए दिया है। इज दैट क्लियर? तो ये था आपका वो टर्म फर्स्ट लेक्चर का जिसके ऊपर डिस्कशन किया गया था, जिसके बारे में ब्रीफ में हमने बता दिया। ठीक है, 2-3-4 क्लास, जिनका फर्स्ट क्लास है, थोड़ा बहुत अगर सर दर्द कर रहा है तो करेगा, ठीक है ना। बी प्रिपेयर्ड फॉर 2-3 क्लासेस, उसके बाद टेंशन फ्री, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्लास में जो कि मंडे को होगा, ये सारे पॉइंट्स अपने से आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन करना सीखोगे। कैसे हम बताएंगे, कोई हमसे पूछ दे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, तो हम बता सके जो खर्च बाकी रह जाए सर उसको बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल क्या है तो बता दो, बिजनेस के मालिक का अकाउंट है, बिजनेस का मालिक जो बिजनेस में लगाता है उसे कहते हैं कैपिटल। ठीक है, तो जितना आसान शब्दों में एक्सप्लेन कर सको ठीक है। घर पे अपना सेल्फ स्टडी का रूटीन होना चाहिए। और जब आप पढ़ाई करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, तो घड़ी देख के नहीं कि 1 घंटा पढ़ना है अकाउंट्स, 1.5 घंटा पढ़ना है ये पेपर, नहीं। अब जब पढ़ने के लिए बैठे तो हमको अकाउंट्स पढ़ना है, अकाउंट्स में कवर क्या करना है? बेसिक टर्म्स कवर करना है। तो बेसिक टर्म आप अपना जो क्लास में गया है उसको कवर कर लोगे, उसके अलावा बुक से भी उलट के देखना कि और क्या क्या टर्म है। जो टर्म नहीं समझ में आया नोट कर लिया, लेकर क्या है पूछे। इससे क्या है ना, आपके अंदर जानने का क्यूरियोसिटी डेवलप होगा। जो चीज बता दिया गया सिर्फ उसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, खुद से भी सेल्फ स्टडी करने का आपको आदत होना चाहिए। क्योंकि 11th-12th के बाद तो ग्रेजुएशन में कुछ कुछ सब्जेक्ट में आपको क्लासेस मिलेंगे, कुछ कुछ सब्जेक्ट में सेल्फ पढ़ना पड़ेगा, क्लासेस ही नहीं मिलेंगे। और वो पेपर आपके एग्जाम में आना होगा तो कैसे करोगे? खुद से करना पड़ेगा ना। तो ये हैबिट डेवलप हो जाना चाहिए। तो जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उन सब्जेक्ट्स में बुक से भी आप थोड़ा थोड़ा स्टडी किया कीजिए, और कोई पॉइंट अगर लग रहा है नोट कर लिया, उसके बारे में आकर के पूछ लेंगे कि ये क्या है। इंग्लिश पढ़ लेते हो ना, रीड कर लेते हो, पढ़ के थोड़ा थोड़ा समझ लेते हो, बहुत ज्यादा नहीं भी समझो तो भी। एक और चीज हम आपको बता दें कि अगर ये सब्जेक्ट अच्छा करना है ना, तो उसके लिए कोशिश ये करना है आप लोगों को कि डेली कम से कम आप लोगों को 15-20 मिनट्स रीडिंग करना चाहिए। सिर्फ रीडिंग, समझ में आए ना आए तब भी रेगुलर हैबिट डेवलप कर। इनिशियल शुरुआत में क्या होगा ना कि आपके माइंड में वो चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब आप कॉन्टिन्यूअसली ये काम करेंगे ना, तो फायदा ये होगा कि आपको बहुत सारे वर्ड्स आपके माइंड में जाएंगे, और उस वर्ड्स का मीनिंग किसी ना किसी सोर्स से आपको पता चल जाएगा। तो फिर बाद में आप जब पढ़ रहे होगे तो पहले से ज्यादा समझ में आएगा। तो ये हैबिट आपको बहुत बेनिफिट करेगी इस सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज हम लोग जिस तरीके से बोल रहे हैं 10th के बाद ऐसे ही बोलते थे, नहीं, या ऐसे ही पूरा समझ जाते थे, नहीं। आप लोगों के जैसे ही जिस लेवल पे अभी आप लोग होंगे, पढ़ने में या समझने में जितना डिफिकल्टी आप लोगों को हो रहा होगा, लैंग्वेज पढ़ने में और समझने में उतना ही हम लोग को होगा। सेम सिचुएशन। लेकिन जो हैबिट बताया गया अभी, उस हैबिट को हम लोगों ने फॉलो किया। सर ने बोला कि इंग्लिश करना है, ठीक, डेली रीडिंग करना है 15 से 20 मिनट्स मिनिमम, उससे ज्यादा भी कर सकते हो बट मिनिमम 15 से 20 मिनट्स। तो एक पेपर आता है द टाइम्स ऑफ इंडिया, अभी भी आता है, उसमें एक एडिटोरियल पेज होता है, एडिटर्स लोग लिखते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, तो उस पूरे पेज को हम रीड किया करते हैं वहां से स्टार्ट से एंड तक। तो हमें कुछ नहीं समझ में आता था तो सर ने तो पहले ही बता दिया था कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी रीड करना है, एक हैबिट डेवलप करना है रीडिंग का। ठीक है, और बाद में ऑटोमेटिक है कि आप जैसे जैसे वर्ड्स आपको उसके मीनिंग पता चलते जाएंगे, आप खुद उसको समझना शुरू कर दोगे। अगर पूरा नहीं भी समझ पाओ तो इतना समझ जाओगे कहाँ क्या जा रहा है। ठीक है, और जब वक्त गुजर जाएगा और रेगुलर ये हैबिट रहेगा, तो आप जब पढ़ रहे होंगे तो शुरू में ऐसा था ना कि एक लाइन में नहीं समझ में आता था, आपको 50% समझ में आ रहा, और ज्यादा वक्त गुजरेगा तो पूरा पॉइंट समझ पा रहे हो। तो ये सब कुछ हैबिट की बात है। ठीक है,
आज के लिए इतना ही, सी यू ऑन मंडे।